जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग BPSC TRE 3.0 में जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग 6 to 8 में जो मैथमेटिक्स पूछे गए हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोगों का पहला क्लास होगा 1 to 5 में मैथ और रीजनिंग के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं सबका एक साथ हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना देखिएगा कि जो भी हम अपना टच किए थे उनमें से कितने मैथ और रीजनिंग सही होते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का पहला प्रश्न जो है, ये प्रश्न है वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। यानी आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है, 5 में से आपको इसमें चुनना है कि सबसे अलग कौन है। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि गेहूं फसल से संबंधित है। दूसरा फिर आपको दिया गया है कि शराब अंगूर से है, जूते चमड़ा से है, या एक से अधिक आंसर हो रहा है, या नन हो रहा है, या ये हो रहा है। यानी इसमें जो भी सही है आपको इसमें टच करना है। तो चलिए हम लोग पहले इनको समझते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा गया है कि चमड़े की सहायता से जूते बनाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और अंगूर के द्वारा शराब बनाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन फसल के द्वारा गेहूं बनाए जाते हैं, ये नहीं है। फसल जो है वो गेहूं जो है एक फसल का प्रकार है, परंतु फसल से गेहूं बनाए नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का सबसे अलग जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, सही आंसर ऑप्शन ए क्या है, तो राइट है, इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित में से विषम संख्या युग्म चुनिए जो सबसे अलग होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें, इस प्रश्न को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला ये कि देखिए ये जो आपका 13 लिखा है, 13 जो लिखा है, ये आपका विषम संख्या है, क्लियर। उसके बाद हम लोग 32 की बात करें तो ये एक सम संख्या है। तो देखिए ये विषम संख्या और ये सम संख्या। अगर ऑप्शन सी देखते हैं तो ये भी आपका विषम है और ये सम है, ये विषम ये सम, ये विषम ये सम। परंतु ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भी आपका सम है और ये भी सम है। तो इस अनुसार से इस 3 ऑप्शन में आपका ये भी सही हो सकता है। या अगर हम बात करें इसको और दूसरे विधि से, तो देखिए 13 से जो है 32 पूरी तरह विभाजित नहीं है, ठीक। 50 80 का अगर विभाजन करते हैं तो ये भी पूरी तरह विभाजन नहीं है। परंतु 27 से जब 54 को करते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसमें दोनों विधि से जो है ये आपका सही आ रहा है। तो अब आपका डिपेंड करता है कि BPSC आयोग जो है ये इनका ऑप्शन कौन सा लेता है और उन्होंने किस अनुसार से ये इनको दिया है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते ऑप्शन ए ही सही होगा, वो जो लेगा इन दोनों में से वो आपका वो भी सही हो जाएगा। परंतु इनमें जो आप मारे हो, जो आपका भाग्य हो जाए, ठीक है। तो परंतु इसमें ये दोनों मेथड सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक दौड़ में मोहन नौमित से तेज दौड़ा। एक दौड़ के प्रश्न में मोहन नौमित से तेज दौड़ा है। देखिए मोहन जो है वो नौमित से क्या होता है, तो तेज दौड़ता है। चलिए ठीक, आगे कहता है ओम पवन से तेज दौड़ा। ओम किससे तेज दौड़ा, तो पवन से तेज दौड़ा है, ये पवन से तेज दौड़ा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि नौमित और ओम दोनों बराबर है, नौमित और ओम दोनों बराबर दौड़ते हैं, ओम और नौमित दोनों बराबर दौड़ते हैं, तो इसका मतलब यहां जो हम देख रहे हैं कि नौमित और ओम तो बराबर है, परंतु नौमित से ज्यादा तेज कौन दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है। तो यहां पर सबसे अधिक जो दौड़ रहा है प्रथम स्थान पर जो है वो कौन है, तो मोहन है। तो हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि दौड़ में प्रथम कौन था, तो दौड़ में प्रथम कौन हो गया, तो मोहन। तो इस वाक्य इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा,
तो मोहन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई। ये प्रश्न आपका डायरेक्शन से है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को बना लेते हैं। देखिए, ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस ओर पूर्व दिशा होती है और इस ओर पश्चिम दिशा होती है। तो कमला क्या हो रही है कि दक्षिण दिशा में कितना चल रही है, 50 मीटर। अगर ये कमला का घर है तो यहां से दक्षिण दिशा की ओर कितना चल रही है, तो 50 मीटर चल रही है। फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, यहां से बाएं मुड़ना है तो बाएं तो इनका इस तरफ होगा, और कितना मीटर चला है, तो 60 मीटर चल गया ये। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट पढ़ते हैं। कहता और वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। तो अपने दाईं ओर, अगर इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो हमारा दाएं कहां होगा, तो नीचे की ओर होगा। तो कितना मीटर चला है, तो 30 मीटर चला है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा, तो यानी उसको अपना घर जाने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा। तो प्रारंभ यहां से किया था और अंत में ये यहां पर रुक जाता है, और इसे अपना घर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो देखिए, यदि हम इनको बात करें यहां से, अगर यहां से ये दूरी निकाल दें तो यही इनकी वास्तविक दूरी होगी जो ये अपने घर चल के जाना चाहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इनको यहां से मिला देते हैं तो जितने मीटर ऊपर चला है उतने मीटर नीचे हो जाएगा, 60 मीटर का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा तो ये जो हमारे पास डायग्राम बना है यह एक क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। और हमें दूरी क्या चाहिए, तो ए से बी। अगर हम इसको पॉइंट सी माने तो ये ए से सी तक टोटल दूरी कितना हो गया है, 50 और 30 कितने हो गए, तो 80 हो गए। और यहां से यहां कितना है, तो 60 है। हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, तो ए बी। तो ए बी तो आपका कर्ण हो गया, तो ए बी बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 30 80 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80, और ये हो जाएगा 60। तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 3600, दोनों जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल कितना हो जाएंगे, तो 10,000। और इसका टोटल जो है आप वर्गमूल निकाल दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 100 मीटर। यानी कमला को अपने घर पहुंचने के लिए 100 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही होगा। तो आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर था ये आपका, 5वें नंबर की ओर जाते हैं। तो सवाल नंबर 5, देखिए 5 नंबर का सवाल रीजनिंग का है और कैलेंडर का है। ये कह रहा है कि किसी वर्ष में मई 25 को रविवार है। देखिए, कोई माह है किसी साल का जिसमें 25 को क्या बता रहा है कि रविवार है, यानी संडे का दिन पड़ता है। तो कहता है कि उसी वर्ष दिसंबर 25 में सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी उसी साल बताना है कि दिसंबर माह में 25 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है ये। देखिए, वर्ष इनका समान है, सिर्फ माह इनका क्या है, अलग है, और दिन भी इनका क्या है, तो समान है। यानी चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते, ये आसान से बन जाएगा। तो मई से आपको चलना पड़ेगा दिसंबर। तो मई हो गया, तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया आपका दिसंबर। तो दिसंबर में आपसे किस तिथि को पूछा है, तो 25 को। तो देखिए, हम लोग मई से दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो मई जो होता है कुल 31 दिनों का होता है, जिसमें हम लोग 25 दिन तो पार कर गया और 25वां दिन हमें संडे दे दिया। तो रेस्ट कितना दिन बचते हैं, तो 6 दिन बचते हैं। और ये कितने दिनों का होता है, तो 30 दिनों का होता है। ये 31 का होता है, ये भी 31 होता है। ये माह का टोटल 30 दिन लेता है। ये कितना, तो 31, ये 30 दिनों का होता है। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं और आसानी से इसको जोड़ लेंगे। तो इनको 7 से डिवाइड करिए
तो शेष कितना बचेगा, तो 6 ही बचेगा। इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना आता है, तो 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, इनको डिवाइड करेंगे तो 2, इनसे भी क्या आएगा, तो 3 आएगा, इनसे कितना आएगा, 2, और इनको जब डिवाइड करिएगा तो कितना शेष बचेगा, 4। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ करके ऐड करके इसमें 7 से डिवाइड करना है, और जो आपका शेष आएगा और दिए गए दिन से उतना दिन हमें आगे बढ़ जाना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबको ऐड करिए, तो 6 और 2 8, 3 11, 3 14, 2 16, 16 3 19, 19 2 21, 4 25। टोटल ऐड करके कितने आ रहे हैं, तो 25 आ रहे हैं। इनको डिवाइड करिए 7 से, तो शेष आपके पास क्या आ रहा है, तो शेष आ रहा है 4 दिन। तो आपको संडे से कितना दिन आगे बढ़ जाना है, तो 4 दिन आगे बढ़ जाना। तो जब संडे से 4 दिन आगे बढ़िएगा तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा, तो गुरुवार मिल जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। कहता है एक कूट भाषा में CALICUT को 825186 लिखा है। देखिए CALICUT को क्या लिखा है, तो 825186 लिखा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो DELHI को क्या लिखा है, तो 7354 और 1 लिखा है। और उसी भाषा में क्या कर रहा है, तो आप बताइए कि कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा, तो CALCUTTA इनको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर जो दिया गया है उनकी सहायता से आप पता करें इनको लिखा कैसे है। ये देखिए अगर यहां पर C लिखा है तो C के जगह पर इन्होंने क्या दिया है, 8। एक और C है, इनके जगह पर भी इन्होंने क्या लिखा है, तो 8 लिखा है। इसका मतलब है कि जो भी शब्द लिखे गए हैं उन्हें एक कोड बनाया गया है और डायरेक्ट एक अंक दे दिया गया उसके बदले। तो ठीक आप उसी तरह से इनको लिखें। तो शुरुआती किससे हो रहा है, 8 से। तो इसका मतलब C जो है, C कितना दे रहा है, तो 8 दे रहा है अंक। फिर A बताइए, तो A के बदले देखा तो इन्होंने 2 लिखा है। फिर L की बात करें तो L के लिए क्या लिखा है, तो 5 लिखा है। और फिर C आया तो C को कितना लिखा है, तो 1 लिखा है। U की बात करें तो पीछे से 2 है तो इसको 9 लिखा है। चलिए आगे बात करें, U हो गया। T की बात करें तो T कितना लिखा है, तो 6 लिखा है। फिर T है तो इसके लिए भी 6 लिखेंगे और A के लिए क्या लिखा है, तो 2 लिखा है। तो देखिए इस प्रकार से इसका पूरा कोड हो चुका है। आप इसमें जो भी ऑप्शन में ये होगा वही आपका सही हो जाएगा। 8258 8258 9662 9662। तो ऑप्शन कितना में मिल रहा है, तो बी में मिल रहा है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 7 देखिए। 7 नंबर जो सवाल है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। देखिए सवाल क्या कहता है कि एक PQRS एवं T एक कमरे में एक वृत्त में बैठा है। देखिए एक कमरे के अंदर क्या है, तो एक सर्कल में बैठा हुआ, एक वृत्त के अंदर बैठा हुआ। तो हम लोग एक पहले सर्कल बना लेते हैं। चलिए ये आपका सर्कल हो गया। इसी के अंदर जो है कितने आदमी बैठे हैं, तो PQRS और T टोटल 5 आदमी बैठे हुए हैं। तो इसमें आगे पढ़ते क्या कहता है कि P का मुख जो है ना वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। P का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। तो सबसे पहले आप इसमें डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले इसमें डायरेक्शन खींच लीजिए। तो देखिए हम लोग डायरेक्शन खींचते हैं, ये उत्तर और दक्षिण का लाइन हुआ, ये पश्चिम और पूर्व का लाइन हुआ। अगर हम इनको खींचें तो ऊपर तो हमें उत्तर और पश्चिम मिलेगा, नीचे दक्षिण और पूर्व मिलेगा। और इस ओर अगर हम खींचते हैं तो ये उत्तर और पूर्व होगा, ये दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। चलिए जो भी इसमें बताएगा उसके अनुसार से हम लोग इसको बैठाएंगे। तो ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो ये दोनों का दिशा जो होगा ये आपका दक्षिण और पूर्व होगा, ये आपका दिशा उत्तर और पश्चिम होगा, ये डायरेक्शन उत्तर और
पूर्व होगा, ये आपका दक्षिण और पश्चिम दिशा होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें जो भी आपको पूछा उस अनुसार से बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम का तो दिशा ये है, तो इसका मतलब पी यहां पर बैठेगा तभी तो इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, तो दक्षिण पूर्व की तरफ होगा। फिर आगे देखते हैं, तथा एस का मुख दक्षिण पूर्व की दिशा तरफ है, तो दक्षिण पूर्व कहां है, तो ये तो हम बैठा दिए इसको। अच्छा, ये पी का मुख दक्षिण पश्चिम है, पी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा तरफ है। इस पी को आप क्या करिए, पी को यहां बैठा है, पी का जो मुख कर रहा है दक्षिण पश्चिम में, तो इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में बैठेगा, तो पी को यहां बैठाना पड़ेगा आपको। और एस का मुख कहां कर रहा है, तो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यहां है, तो एस को यहां बैठाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कर रहा है कि क्यू तथा टी क्रमशः पी और एस के सामने बैठा है। देखिए क्यू के सामने कौन होगा, तो पी होगा, तो पी के सामने कौन बैठ गया, तो क्यू बैठ गया। और टी के सामने कौन होगा, तो एस होगा, तो एस यहां है, तो इसके सामने कौन होगा, तो टी होगा। आगे फिर पढ़ते हैं क्या कर रहा है, एस आर जो है एस तथा क्यू के मध्य है, आर एस तथा क्यू के क्या है, मध्य समान दूरी पर है। ठीक है, तो आर एस और क्यू, देखिए एस यहां पर है, क्यू यहां पर है, इन्हीं के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है। तो क्या पूछ रहा है कि आर का मुख किस दिशा की तरफ है। देखिए इस सवाल में जो है सबका, अगर हम मुख की बात करें तो सब आदमी का मुख जा रहा है किस ओर, तो केंद्र की ओर जा रहा है अपनी जगह पर बैठने के बाद। तो इसका मतलब आर का मुख भी किस दिशा तरफ होगा, तो केंद्र की तरफ। तो ये आदमी जो आर बैठा है ये किस दिशा की ओर देख रहा है, तो पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। तो इसीलिए आर का मुख किस दिशा में होगा, तो पूर्व दिशा में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इनका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इनको आप लोग एक बार बढ़िया से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। चलिए 8 नंबर सवाल कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से नौवीं है। देखिए एक पंक्ति है, इसमें हम बाएं और दाएं बना देते हैं, ये आपका बाएं हो गया, ये आपका दाएं दिशा हो गया। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कविता बाईं ओर से नौवीं है, तो इस ओर से अगर हम कविता की गिनती करें तो नौवीं स्थान पर आती है। कौन, तो कविता कितने स्थान पर है, बाईं तरफ से, तो नौवीं स्थान है। तथा गौरी दाएं तरफ से 16वां है। इस डायरेक्शन से देखें तो गौरी कितने स्थान पर है, तो 16वें स्थान पर आता है। कौन, तो गौरी 16वें स्थान पर है। कौन, तो गौरी है। चलिए दोनों तरफ से दे दिए। आगे क्या कहता है कि यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, अर्थात कविता चले जाए गौरी के स्थान पर और गौरी आ जाए किसके स्थान पर, तो कविता के स्थान पर। तो कविता यहां पर आ गई और गौरी यहां पर आ गए, तो देखिए दोनों ने अपना स्थान अदला बदली कर लिया। आगे क्या कहता है, तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। अगर हम इस ओर से गिनती करें कविता की, तो कविता कितनी हो जाती है, तो 25वें स्थान पर ये चली जाती है। तो आगे पूछता है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। पंक्ति में बताना है कि इस लाइन में टोटल कितने लड़कियां बैठी है। देखिए हम बात करें कविता को लेकर के, तो कविता जो है ये लड़की बाएं ओर से कितने स्थान पर गए, तो बाएं से चले गए कितना, तो 25वें स्थान प्राप्त किए। और अगर हम इसी लड़की की अगर दाएं ओर से सिचुएशन देखें तो इस ओर इनका क्या हो जाएगा, तो 16वां हो जाएगा कविता का। क्यों, क्योंकि ये पहले से गौरी यहां से कितने अंक पर था, तो 16वें स्थान पर था। तो इसका स्थान अब किसने लिया, तो कविता ने। तो ये कौन सा स्थान पर आ जाएंगे, तो दाएं तरफ से आ जाएंगे कितना, तो 16वें स्थान आ जाएंगे। अब तो हम लोग टोटल स्टूडेंट निकाल ले जानते हैं कि बाएं प्लस दाएं और माइनस कितना करिए, 1 करिए, तो आपका टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। तो ये 25 हो गया, 16 हो गया, -1, आप इनको जोड़िए तो 41 - 1 कितना आ रहा है, तो 40। इस सवाल का सही आंसर क्या आ रहा है, तो 40 होगा। तो इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो 40 विद्यार्थी बैठे हैं। तो चलिए आपका ये भी सवाल आपका
क्लियर हो गया। सवाल नंबर 8। हम लोग 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, 9 नंबर का सवाल जो है आपका मैथ्स का है और इसमें पूछ रहा है आपको आंसर जो देना है वो असत्य देना है, यानी जो सही है वो नहीं होगा, जो गलत है वही आपका आंसर होगा। चलिए तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ये तो बिल्कुल सही है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अगला दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होती है। तो ये भी तो बिल्कुल आपका सही है। अगर हम तीसरे की बात करें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 गुने ए स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये जो रियली में दिया गया है ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है, परंतु ये हमें क्या कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज है उनका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल गलत दे दिया है। तो आपको पूछ क्या रहा है, तो असत्य बताना, तो इसमें तो असत्य आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का क्या है, तो 2 गुना है, और बताना आपको वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक सर्कल है जिनका एरिया जो है वो सरकमफेरेंस का 2 गुना है, यानी उनकी परिधि का कितना गुना है, तो 2 गुना। तो अगर हम 2 गुना कर दें तो क्षेत्रफल और परिधि क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो आप इनको सोल्व करिए, पाई से पाई को खत्म कर दीजिए, यहां स्क्वायर है तो एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो एक रेडियस बचा यहां पर, तो 2 गुने 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब है कि इस प्रकार के वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी इकाई है, तो 4 इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 11 नंबर सवाल में कहा है कि अंक 0 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 डिजिट है आपके पास, के बिना दोहराव के प्रयोग से कितनी अंक की संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की क्या करनी है, संख्या बनानी है, और इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो कितने अंक की बनानी है, तो 4 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की, तो 4 अंकों की संख्या चाहिए हमें। ठीक है, टोटल कितने डिजिट का, तो 4 डिजिट का। तो सबसे बड़ी बात हम करें कि देखिए अगर हम इसमें पहला अंक अगर हम 0 को इस्तेमाल करते हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता। क्यों, देखिए अगर हम यदि 0 1 और 3 लिखें तो इसे आप 0 1 3 को क्या पढ़ेंगे, तो आप 13 ही तो पढ़ेंगे इसको। तो यहां देखिए इस जगह पर इस 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आपके पास शेष अगर 0 समाप्त कर दें तो आपके पास कितनी संख्या बचती है, तो 4, यानी 5 डिजिट में से आपने 5वां स्थान को आपने 4 तरीके से भरा। अब बचा आपका किसने पास, तो 4 बचा। तो 4 में तो 1 2 3 4 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो 4, तभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या मिलेगा। तो तीसरे डिजिट को आप जो भरेंगे वो आप कैसे भरेंगे, तो 4 तरीके से भरेंगे। अगले की बात करें तो 3 तरीके से भरेंगे। अगले की बात करें तो आप कितने तरीके से भरेंगे, तो दूसरे तरीके से भरेंगे। तो इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं बनेंगे, तो आप इनको मल्टीपल कर दीजिए, 4 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48 दुने कितना हो गया, 96। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो 96 हो रहा है। ऑप्शन में आपका कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 इनका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको TRE 1.0 में भी पूछा गया था, और ये जो है ऑप्शन भी आपका चेंज नहीं किया, सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न इसमें दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए कहता है कि एक कूट भाषा में मिल्टन को लिखा MILTON को क्या लिखा है, तो लिखा इन्होंने LMRJG और के। ठीक इसी तरह से MOUSE यानी माउस को लिखा, MOUSE को क्या लिखा है, तो CQSE
m लिख दिया है तो आपको क्या बताना है, TAKEN को क्या लिखेगा, क्या लिखना है, तो TAKEN का क्या कोड क्या है ये आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन ये सभी है आपका। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए इन्होंने जोड़ा कैसे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये n का मान 14 होता है तो 2 कम कर दीजिए तो आपको 12 मिल जाएगा, यानी L मिल जाएगा। O जो होता है 15वें स्थान पर होता है, अगर आप इसमें 2 कम करते हैं आपको 13 मिल जाता है, यानी M मिल जाता है। इसमें भी आप अगर 2 को कम करते हैं तो देखिए 20 में 2 कम करेगा तो 18 पुर जाएगा। फिर उसी तरह हम इस L यानी 12 की बात करें तो इसमें भी आप 2 को कम कर दीजिए तो देखिए आपको J मिल जाता है। ठीक इसी तरह I को भी आप अगर 2 कम करते हो तो I तो 9 होता है, 2 कम करिए 7। इसी प्रकार से सब में 2-2 कम करते गया तो आप कुछ मत करिए, इसमें भी उसी ढंग का काम किया गया तो इसमें भी आप सब में क्या करिए, तो देखिए पीछे से 2 कम किया है तो आप इस ओर से 2 कम करते जाइए तो 14 में 2 कम करिएगा तो 12 होगा, 5 में 2 कम करिए तो 3 होगा, 11 में 2 कम करिए तो 9 होगा, A में 2 कम करिए यानी 25 हो जाएगा, 20 में 2 कम करिए तो क्या हो जाएगा 18। तो LCIYR इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो LCIYR आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो 3 है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर क्या होगा, तो 3 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपका मैथ से है। चलिए मैथ के सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 900। किसी वस्तु का मूल्य जो है वो कितना है, 900 है। उस पर कह रहा है कि 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। तो आपको बताना है कि छूट के बाद उसकी कीमत क्या है। यानी आपने कोई वस्तु 900 रुपये का उसमें प्राइस था, 900 रुपये उसका क्रय मूल्य था, उसमें आपको कुछ क्रमिक छूट दे रहा है। जैसे देखिए अगर आप 900 रुपये वाली वस्तु को खरीदने गए तो इसमें दुकानदार आपको 20% छूट दिया, तो इसका मतलब दुकानदार आपसे लिया कितना, तो 80% लिया। फिर आपको कह रहा है कि चलिए हम आपको और 30% छूट देते हैं, तो उन्होंने लिया कितना, तो 70% लिया। अगले में बात करें तो इन्होंने कहा 40% छूट दिए, तो दुकानदार आपसे लिया कितना, तो 60% लिया। तो आप इनको क्या कर दीजिए, सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 बटे कितना हो जाएगा 100, ये 60 बटे कितना हो जाएगा 100। आसान के लिए हम जीरो को काट देते हैं, 2 3 4 और ये 5, आपका 5 जीरो समाप्त हो रहा है। तो आप इनको 2 से काटिए, 2 से हो गया 5, 2 से काट दीजिए 4, तो आपको बच क्या रहा है, तो 9 चौके 36 और ये हो रहा है कितना, 6 सते क्या हो गया, तो 42 हो गया और बटे में कितना है 5 हो जाए। आप इनको गुना करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो भी आपका आंसर इसमें आएगा विभाजित हो करके, तो वो आपको इस ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपको इसमें क्या टिक करना है, तो नन टिक करना है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है, तो सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 14, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताना। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो 2 से होती है। फिर उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या 5 है, उसके बाद अभाज्य संख्या 7 है, उसके बाद क्या है 11। तो हमें 5 पूछा है तो 5 को लिख लिए, 1 2 3 4 और 5। आपको कह रहा है इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो जोड़ने के बाद 28 आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए तो 14 का जो आपका आंसर हो रहा है वो क्या आ रहा है, 3 हो रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 की ओर। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना है, 2400 है। तो उनका एचसीएफ बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले 3 संख्याएं आपको दी हुई है और इन संख्याओं का आपका रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो 3 4 और क्या दिया है 5। इन सभी संख्याओं का आपको क्या दिया है, तो एलसीएम दिया हुआ है।
तो आप भी इनका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 5 चौके 20 दिया क्या हो जाएगा 60। अगर 60 यूनिट एलसीएम होता है तो इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है 2400। एलसीएम के बराबर किए तो इनको डिवाइड करिए तो पर यूनिट वैल्यू कितना निकलेगा, तो एक यूनिट का वैल्यू आ रहा है कितना 40। तो आपको पहले क्या करना है, इनका संख्या ज्ञात करना है। इनको आप 40 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120। इनको जब 40 से गुणा करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। इनको जब 40 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 200। तो इन तीनों संख्या का हमसे क्या पूछा गया है, तो एचसीएफ। तो आप इनका एचसीएफ जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो इन सवालों का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि 4.036 यानी 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। यानी इनको विभाजित करना है किससे, 0.04 से। तो आपको बताना है कि विभाजित करने पर भागफल क्या आती है। तो देखिए सबसे पहले आसान के लिए हम बात करें तो इसका 2 डिजिट ऊपर कर दीजिए, इसका हटाइए यहां से तो नीचे 1000 हो जाएगा। इनको आप काट दीजिए तो 4 से इनको डिवाइड करिए तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, तो टोटल हो जाएगा 4 9 36 कितना हो जाएगा। तो आपका ऊपर कितना आ रहा है, तो 1009, नीचे आपका कितना आ रहा है, तो 10। तो इसको आप काटिएगा तो 100 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 9। आपका आंसर जो आ रहा है ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है। फिर आगे बात करते हैं इसका, देखिए घनमूल पूछा यानी क्यूब रूट का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि क्यूब रूट जो होता है वो 3 में से 1 को बाहर निकाला जाता है। देखिए 0.00216 लिखा है, आप इनको पॉइंट हटाइए तो नीचे कितना जीरो आएगा, तो टोटल 6 जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास बच क्या रहा है, यहाँ 3 हो गया, ये 216 हो गया और नीचे कितना जीरो है, तो 6 जीरो है। तो देखिए 6 जीरो, इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, ऊपर का 6 आएगा, नीचे का कितना आएगा, तो देखिए 2 2 करके बाहर निकलेगा। यानी ये जोड़ा में है तो 3 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 3 में से 1 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो नीचे 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.06 हो जाएगा इसका आंसर। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, तो 3 बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 बनाइए। कहता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। 5 संख्या का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। ठीक है, तो निकाली गई संख्या बताइए। देखिए 5 संख्या है जिनका औसत 27 दिया है, तो सबसे पहले आप इनका योग निकालिए कि अगर सभी संख्या को जोड़ें तो इनका योगफल क्या आता है, तो ये हो जाएगा 7 5 35 3 5 दूनी 10 3 13, यानी इनका योगफल कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। तो 5 संख्या को जोड़े हैं तो कितना आ रहा है, 135। कहता है कि इन्हीं 135 में से एक संख्या को क्या करना है, हटा देना है। तो मान लीजिए कि आपने 135 में से x को निकाल दिया, तो अब बताइए 5 में से आपने एक संख्या को निकाल दिया तो बच कितना रहा है, तो 4 संख्या। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये इनका औसत होता है, और यहां कह रहा है कि औसत कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है। तो इनको आप सोल्व कर लीजिए तो 135 माइनस x और 25 गुने 4 करिएगा 100, इनको आप सोल्व करिए तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है, कौन सी संख्या निकाली गई है, तो वो संख्या कौन सी है, तो 35 है, जिसे कि निकाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल, चलिए सवाल नंबर ये जो है आपका माध्यक से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि 34 47 29 41 33 और 69 का क्या बताना है, माध्यक बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यदि हमें माध्यक चाहिए तो दिए गए जो भी संख्या है या तो उनको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। जब तक आप इनको इस क्रम में नहीं
नहीं सजाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा और गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। तो हम लोग इनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए। तो सबसे छोटी क्या है, तो 29 है। इसके बाद 29 से बड़ी संख्या कौन है, तो 33 है। 33 से बड़ी संख्या कौन है, तो 33 से बड़ी संख्या 34 है, इनको लिखेंगे। इनसे बड़ी संख्या कौन है, तो 41 है। इनसे बड़ी संख्या कौन है, तो 47 है। इनसे बड़ी संख्या कौन है, तो 69 यानी 69 है। चलिए, तो इनमें से आपको क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए दोनों ओर समान संख्या को छांट दीजिए। तो जो बीच में आएगा वही संख्या इनका क्या होगा, माध्यक होगा। अगर दो संख्या आ रही है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका माध्यक आ जाएगा। तो 34 प्लस 41 बटे कितना हो जाएगा, तो 2। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 75/2 आएगा और इनको डिवाइड करिए तो 37 दशमलव क्या आएगा, तो 5 आएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, तो 19 का 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है, तो 20 है। कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है, 117। तो उनका क्या बताना है, एलसीएम। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या की बात करें तो वैसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है वही संख्याएं क्या होती है, अभाज्य। और कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या और जिनको गुणों किया है तो कितना हुआ, 117। तो इसका मतलब है एक संख्या 1 होगा तो दूसरा कितना होगा, 117। तभी तो गुणनफल कितना आ रहा है, 117। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो एलसीएम बताइए। तो 1 और 117 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 117 आएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21। देखिए ये सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा 1/3 1/2 प्लस 1/x और बराबर में क्या है, 4। तो x का वैल्यू बताना। तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लीजिए। तो ये इसको जब आप ऐड करिएगा तो ऊपर 2 प्लस 3 बाय कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 4। देखिए आप इनको इस ओर ला लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे 6। इसको इस ओर करिएगा तो माइनस में 4 और इसको इस ओर करेंगे तो माइनस 1/x। इनको सोल्व करिए तो ये हो रहा है, तो 6 चौके 24 यानी आपको कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेकर के 6 और 5 में माइनस हो जाएगा कितना, तो 24 हो जाएगा। तो आप इनको जब घटाएंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, तो -19 बटे कितना 6 और बराबर में -1/x। माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। ये 1/x का वैल्यू हुआ, बट हमसे पूछा है सिर्फ x बताइए। तो हमें x बताना है तो इन्हें पलटा दीजिए, ये भी आपका पलट जाएगा। तो 6 बटे क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो इस सवाल का 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए कहता है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज है। ठीक है, सही बात है कि एक छात्र ने 63 के बजाय क्या लिख दिया है, 83 लिख दिया है। तो कह रहा इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ जाता है, आधे से बढ़ जाता है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए कितनी है। देखिए उनको लिखना चाहिए था 83, उन्होंने लिख दिया 63। तो पहले देखिए कि इनसे उसमें वृद्धि कितना का हुआ है। तो वृद्धि आपका कितना का हो गया, तो 20 का वृद्धि हो गया है। तो औसत में कितना का वृद्धि हुआ, तो औसत में वृद्धि कर रहा 1/2। तो इधर जो संख्या में वृद्धि होगा वो औसत में वृद्धि के क्या होगा, तो बराबर होगा। तो आप यहां से इनको सोल्व कर लीजिए, 2 इस ओर चला जाएगा तो 20 गुने 2 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, 40। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो 40 है। तो इसका सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी बिल्कुल सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये, इसका सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए 23 में लिखा है 5 के पावर x प्लस 3 है, बराबर में लिखा है 25 के पावर 3x माइनस 4। देखिए सबसे पहले आप इन बेस को सेम करिए।
बेस को अगर सेम करिएगा तो आपका पावर भी क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो 25 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 5 का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ 3x माइनस 4। तो अब देखिए बेस अगर किसी चीज का सेम है तो उनका पावर भी क्या होता है, तो सेम होता है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x माइनस कितना हो जाएगा 8। अगर आप इनको सोल्व करते हैं तो इसको इस ओर लाइए तो 3 प्लस 8 हो जाएगा, तो 6x माइनस 1x, तो कितना x हो गया 5x इक्वल टू 11, इसलिए x का वैल्यू चाहिए तो 11 बाय क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर कितना था 23। चलिए 24 नंबर की हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर 24, चलिए 24 नंबर में देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है, 24 का सवाल है कि 1210 रुपये को एबीसी में विभाजित किया गया है। 1210 रुपये को एबीसी में विभाजित किया गया है, तो ए और बी कितना है, तो 5 और 4 है। ए बी का रेशियो क्या है, तो 5 और क्या है 4 है, और बीसी कितना है, तो 9 और 10 है। तो बी और सी जो दिया है वो कितना है, तो 9 और क्या है, तो 10 है। तो ज्ञात कीजिए सी क्या, इसका कितना मिलेगा सी को, इसमें हिस्सा ये बताना है। तो सबसे पहले आप इनसे बना लीजिए ए बी सी, रेशियो कितना आ रहा है, तो ए बी सी आप इस 9 से पूरे में गुना कर लीजिए, तो 9 और गुने 5 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 45, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, और लास्ट वाले को लास्ट से गुना कर लीजिए तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए इन सभी हिस्सों को जोड़ करके किनके बराबर करना है, तो 1210, क्योंकि इसी 1210 को इन तीनों के बीच बांटना है। तो सब आप जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 121, और इसी का वैल्यू जो है आपको दिया है कितना, तो 1210। इनको काटिए तो कितना आ रहा है 10, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 10 रुपया आ रहा है। आपसे पूछा किसका है, तो सी के बारे में पूछा है, तो सी का यूनिट देखिए कितना है 40, तो इसलिए आपको 40 का वैल्यू निकालना है। तो 40 गुने 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 25। देखिए 25 नंबर सवाल में क्या कहता है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य कितना है, 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, आप कितने भी साल का ब्याज लें, आपका जो प्रथम साल का ब्याज होगा साधारण ब्याज में, आपका प्रत्येक साल वही ब्याज होगा। ठीक है, तो अब देखिए इनका कहना क्या है कि किसी 5% जो है वार्षिक साधारण ब्याज ले रहा है, और एक समय इनका मूलधन जो है यानी पैसा जो है वो कितना हो गया है, तो 40%। तो बताइए कि 5% से हो गया 40%, तो कितने गुने की वृद्धि हुई है, तो 8 गुने की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। इसका मतलब कितना समय लगा होगा, तो 8 साल इसमें समय लगा होगा, तभी इसका पैसा जो है यानी मूलधन राशि जो है वो 40% बढ़ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इनका बिल्कुल ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 2 घनों के आयतन का अनुपात है इतना। देखिए 2 घन है, पहले का आयतन V1 मानते हैं, दूसरे का V2, रेशियो जो दिया है वो 8 बटे कितना है, तो 27 है। ठीक है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है घन का। कह रहा है कि उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सतह के क्षेत्रफल का रेशियो बताना है कि पहले का एरिया और दूसरे के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए घन का आयतन जो होता है वो होता है a क्यूब। अगर हम इसको भुजा के रूप में लिखें तो इसका मतलब 2 का क्यूब क्या होगा, तभी तो 8 पूरा। इनको 3 का क्यूब क्या होगा, तभी तो 27 पूरा है। इसका मतलब है कि पहले घन की भुजा जो है वो 2 यूनिट है और दूसरे घन की भुजा कितना है, तो 3 यूनिट है। तो अब आपसे एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो देखिए
घन का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो आपका भुजा कितना है पहले का, तो 2 है, स्क्वायर दीजिएगा क्योंकि 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो नीचे वाले का भी तो यही होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा कितना है तो 3 है। तो इनको आप खत्म करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 4:9 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27 की ओर देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 27 कह रहा x का मान 3 y का मान -2 है, तो आपको बताना है क्या, तो 4px - 3y = 12 का एक समाधान है। तो किसका मान बताइए, तो p का मान आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं है, आप इसमें सिर्फ x और y का मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि p का वैल्यू पूछा है, छोड़ दीजिए। x का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 गुने y का मान कितना है, तो -2 = 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, इसको देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6, इधर 12, इसको इस ओर ला दीजिए, तो ये 12p = इसमें माइनस हो जाएगा 6, इसलिए p बराबर 6 कितना होगा 12, तो कट के क्या आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 में क्या कर रहा है, y² - 7y + 12 का क्या करिए, एक गुणनखंड है, मतलब इसका गुणनखंड बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें y² - 7y + 12, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो इन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं 4y और -3y के रूप में, प्लस क्या हो जाएगा 12, ये दोनों में कॉमन करिए, तो इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो y माइनस क्या होगा 4, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है माइनस में, तो y माइनस क्या हो जाएगा 4, तो एक बाहर वाले को नोट करिए, एक अंदर वाले को नोट करिए। तो देखिए ये आपका जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, y - 3 और दूसरा y - 4, लेकिन यहाँ y + 4 दिया है, ये आपका सही नहीं होगा, और कहीं पर भी y - 3 नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई आंसर नहीं है इसका। चलिए आगे और देखते हैं 29 नंबर सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया गया है, बहुलक ज्ञात करना है इन संख्याओं का। देखिए बहुलक क्या होता है कि जिस संख्या की जितनी अधिक बारंबारता होगी वही उनकी बहुलक होती है। तो आप इनमें गिनिए कि कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। अगर हम 9 की बात करें तो 1 2 3, तो 9 कितने बार आए हैं, 3 बार। 1 की गिनती करें तो 1 2 3, 1 भी कितने बार आए हैं, 3 बार। 2 की गिनती करें तो 2 तो 1 बार दिख रहा है। 7 की गिनती करें तो 7 कितने बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। चलिए अब इसमें आप बताइए कि सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 9 आया है, और क्या आया है, 1 आया है, तो इसीलिए आपका 9 भी बहुलक होगा और 1 भी बहुलक होगा, तो ये आपका दोनों आंसर होगा। और देखिए आपको ए में 9 भी दिया है और सी में 1 दिया है, तो इस सवाल का आंसर 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 29 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, तो डी आएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब आपका सवाल नहीं है, यहां तक आपका टोटल मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न थे, उसका हम आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर यदि आपको हमारा सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि आपसे हमें जो मोटिवेशन मिले अगले वीडियो के लिए हम आपको तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है अगला वीडियो आपका जो आएगा वो क्या है, तो 6 to 8 मैथ का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो 6 to 8 में जो TRE 3 में प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। मैथ्स और रीजनिंग का जो भी होगा, या मैथ होगा तो मैथ सोल्व होगा, रीजनिंग होगा तो रीजनिंग का सोल्व होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।